हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में डायरेक्ट की लॉमैन की लैंग्वेज को लेमैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, कल तक हम कर चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा 5वां पार्ट चल रहा था, यूनियन ऑफ द यूनियन। उसके बाद हम उसमें प्रेसिडेंट कर चुके थे और आर्टिकल 62 तक हम कल उसमें डिस्कस कर चुके थे। कल हमने किया था कि आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है। हमने उसको समझा था, बड़े ब्रीफ में भी मैंने बाद में उसको समझाया था, पूरे डिटेल में समझाया था मैंने उसको। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे से समझा रखा उसके अंदर। एकदम इजी तरीके से मैंने कोशिश करके उसमें समझाया है आपको। अगर यदि आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इसमें ऊपर आपको इस वीडियो के ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें, बार बार देखें अगर समझ ना आए तो। हमने उसमें बताया था कि इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहली बात तो इम्पीचमेंट किस बेस पर होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ऊपर होगा। और चार्ज जो है किसी भी हाउस में, ध्यान रखिएगा इम्पीचमेंट में हमेशा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की का रोल होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल होता है, लेकिन इम्पीचमेंट के प्रोसेस में केवल और केवल पार्लियामेंट का ही रोल होता है। यहाँ पर इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जो है चार्ज प्रेफर किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 61 का क्लोज 2 क्या कहता है कि वो चार्ज प्रेफर करने से पहले 14 दिन का रिटर्न नोटिस देना होगा। उसके बाद रेजोल्यूशन लाया जाएगा, किसके द्वारा? जो टोटल मेंबर हैं उस हाउस के, जिस हाउस में चार्ज लाया गया है उस हाउस के टोटल मेंबर हैं, उनका 1/4 जो मेंबर होंगे उनके द्वारा रेजोल्यूशन लाया जाएगा। फिर उसके बाद 2/3 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स के 2 बाई में से कम 2/3 मेंबर्स के द्वारा वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। फिर एक हाउस से रेजोल्यूशन पास होकर के दूसरे हाउस में जाएगा, जहां पर वो दूसरा हाउस उस रेजोल्यूशन पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो चार्जेस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि वो चार्जेस सही है या नहीं है। और प्रेसिडेंट को ये राइट है कि उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान या तो वो खुद प्रेजेंट रह सकते हैं या किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेज सकते हैं। उसके बाद अगर जो दूसरा हाउस जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको लगता है कि ये चार्ज बिल्कुल सही है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का जो आरोप लगाया गया है, जो चार्ज लगाया गया वो प्रूव होता है, तो फिर अपने 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी से वो हाउस जो होगा उस रेजोल्यूशन को फर्दर पास कर देगा। और जब वो रेजोल्यूशन उस दूसरे हाउस से भी पास हो जाएगा तो फिर उसी दिन से, जिस दिन से रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रेसिडेंट साहब को रिमूव्ड मान लिया जाएगा। उसके बाद हमारा आर्टिकल 62 क्या कहता था कि जो प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी अगर होती है, उसका टर्म पूरा होने से, टर्म पूरा हो जाए 5 साल का, या फिर जो उसका टर्म पूरा होने से पहले प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए या इम्पीचमेंट हो जाए या किसी भी तरीके से कोई भी वैकेंसी अगर अगर होती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपको इलेक्शन करवाना होगा। और जो नया पर्सन इलेक्ट होकर के आएगा वो आर्टिकल 56 के तहत, 56 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं टर्म ऑफ ऑफिस के, उसके तहत जो है वो पूरे 5 साल तक अपना राष्ट्रपति बना रहेगा, प्रेसिडेंट बना रहेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 61 और 62 था जो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रेसिडेंट यहाँ पर एक तरह से पूरा होता है, लेकिन पूरा अभी तक नहीं होता क्योंकि आगे प्रेसिडेंट की पावर्स भी है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया का नॉमिनल हेड है, हमारी यूनियन का नॉमिनल हेड है, तो इसलिए पावर्स तो इसकी आगे बियॉन्ड चलती रहेंगी। इमरजेंसी की पावर्स होती है, आपका आर्टिकल 123 जो आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, अपना क्या फिनांस कमीशन को अपॉइंट करने की पावर होती है, यूपीएससी के जो चेयरमैन है या ज्वाइंट पीएससी के जो मेंबर्स हैं, यूपीएससी के मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट करने की पावर होती है। हम आगे उसको डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 63 से शुरू हो जाता है। और यह हमारा वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 63 क्या कहता है? जो सेम बात आर्टिकल 52 कहता है वही सेम बात आपका आर्टिकल 63 कहता है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
और आर्टिकल 63 क्या कहता है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए जरा क्या कहता है आर्टिकल 63 हमारा, आर्टिकल 63 क्या कहता है, देखिए ये रहा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या 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 लिखता है, सिर्फ एक ही बात है, द देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हमारा आर्टिकल 52 क्या कहता था, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस प्रेसिडेंट के आगे आर्टिकल 63 में वाइस वर्ड को जोड़ दिया जाए तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। इसी बात को हम हिंदी में देख लेते हैं भैया, हिंदी हमारी जो मातृभाषा है उसके अंदर भी देखते हैं भाई, मातृभाषा जिंदाबाद। हालांकि हिंदी मातृभाषा है या नहीं, इसका जवाब हमें हमारे पार्ट 17 में जो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक जो चलता है उसमें हमको पता चलेगा। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 63 क्या कहता है, इसमें अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति, क्या लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केवल इतनी सी बात कहता है। और मुझे लगता है कि ये दूसरा सबसे छोटा आपका आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे छोटा आर्टिकल तो लेंथ वाइज, वर्ड्स की लेंथ वाइज देखा जाए तो अपना आर्टिकल 52 है, जो कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद शायद दूसरा सबसे छोटा आर्टिकल है जो आर्टिकल 63 है, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस प्रेसिडेंट वर्ड है उसके आगे वाइस हो जोड़ दिया तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया। तो अब ये तो बता दिया आर्टिकल 63 ने कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होगा, वो कैसे इलेक्ट होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, उसकी क्या पावर्स होंगी, इसके बारे में भी तो हमें डिस्कस करना है। तो इसके बारे में कौन बताएगा, इसके बारे में हमें आगे फर्दर जो आर्टिकल्स है वो इसी के बारे में बताते हैं। देखिए क्या कहता है, आर्टिकल 64 के ऊपर हम आते हैं, 64 के ऊपर आते हैं। क्या कहता है देखिए, आर्टिकल 64 केवल एक ही बात कहता है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है, हमारा राज्यसभा, जो कि हमारा अपर हाउस होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा के, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, एक सेकंड होल्ड रखना भाई। हाँ जी सर, कुछ थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। देखिए क्या कहता है कि हमारा आर्टिकल 64 कि द वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, एक्स ऑफिशियो होगा, हाउस ऑफ, क्या नाम अपना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, यानी जो हमारी राज्यसभा होती है, जो कि हमारा पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि एक पोस्ट पे होने के कारण कोई दूसरी पोस्ट अगर होल्ड करता है तो क्या हुआ, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई पर्सन एक पोस्ट पर होने के कारण दूसरी पोस्ट होल्ड करता है तो उसको हम एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। हिंदी को उसमें बोलता है पदेन सभापति। दोबारा सुनिएगा, जैसे अब सपोज कीजिए कि
हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन जो कि पहले होता था, या जो अब नीति आयोग होता है, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, यह नहीं कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन है, नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए नीति आयोग के चेयरमैन है। एक पोस्ट पर होने के कारण कोई अगर पर्सन दूसरा कोई ऑफिस होल्ड करता है तो उसको हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं। अभी जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, जो कि राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन हैं। वो चेयरमैन क्यों हैं? क्योंकि वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब एक पोस्ट पर होने के कारण कोई पर्सन दूसरी पोस्ट को ऑटोमेटिकली होल्ड करता है, तो वो एक्स ऑफिशियो कहलाता है। एम वेंकैया नायडू जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली इसी वजह से वो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, इसी वजह से वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। ठीक है, कोई पर्सन चेयरमैन नहीं है। राज्यसभा का चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन एम वेंकैया नायडू नहीं है। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट ना होते तो वो एम वेंकैया नायडू होते सिर्फ, तो वो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरपर्सन नहीं होते, चेयरमैन नहीं होते। वो चेयरमैन इसलिए हैं क्योंकि वो खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन होता है। ये हमारा आर्टिकल 64 कहता है। अब देखिए आर्टिकल 64 आगे क्या कह रहा है। द वाइस प्रेसिडेंट shall be ex officio chairman of the council of the states and shall not hold any other office of profit। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, और जो इसके अलावा वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, यानी कोई दूसरा सरकार के अधीन या किसी भी प्राइवेट संस्था के अधीन कोई भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हम इससे पहले आर्टिकल 58-59 में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर होता क्या है। अब इसका प्रोविजन पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 ये नीचे वाला जो आर्टिकल अब अभी पढ़ेंगे, he shall not perform the duties of the office of chairman of the council of states and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the chairman of the council of states under article 97। इसका प्रोविजो क्या कहता है आर्टिकल 64 का? आर्टिकल 64 ने तो कह दिया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे और कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं करेंगे वाइस प्रेसिडेंट साहब। लेकिन इसका प्रोविजो कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब किसी इमरजेंसी के दौरान या किसी अन्य रीजन से प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं या उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन नहीं होंगे। और आर्टिकल 97 के तहत जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को के चेयरमैन को जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी वो नहीं लेंगे। ये हमारा आर्टिकल 64 का प्रोविजो कहता है। दोबारा सुनिएगा आर्टिकल 64 का प्रोविजो कि अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी कारण से, भाई इमरजेंसी के दौरान या किसी भी कारण से प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं या उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उस दौरान वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन नहीं होंगे और ना ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो के चेयरमैन के रूप में कोई जो सैलरी है वो नहीं लेंगे। क्योंकि वो सैलरी कैसे ले सकते हैं? उस टाइम तो वो प्रेसिडेंट का काम कर रहे होंगे। अब एक बंदा दो सैलरी कैसे लेगा? दो पोस्ट के ऊपर कैसे बैठेगा? एक ही पोस्ट तो होल्ड करेगा, या तो वो प्रेसिडेंट रहेगा या वो अपना काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन रहेगा। तो इसलिए ये आर्टिकल 64 हमारा ये बात कहता है। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी को हिंदी के अंदर देख लेते हैं भैया।
क्या कहता है अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन होंगे और इसके अलावा दूसरा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। अब इसका प्रोविजन पढ़िए, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों यानी उनकी ड्यूटीज का निर्वहन करता है, उनको डिस्चार्ज करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को जो संदेह वेतन है, जो सैलरी दी जाती है या अलाउंस दी जाती है, उसका हकदार नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो कृपया करके इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, अभी आर्टिकल 64 ने तो एक हिंट तो दे दिया कि अपने जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे वो प्रेसिडेंट का काम कर सकेंगे। अब इसके बारे में डिटेल में बात कौन करता है, आर्टिकल 65 डिटेल में बात करता है कि किस परिस्थिति में, किन सिचुएशंस में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज डिस्चार्ज करेंगे, प्रेसिडेंट का काम करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 65 है। देखिए जरा क्या कह रहा है ये हमारा आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 पढ़ने जा रहा हूं भाई। क्या कहता है, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस। कैजुअल वैकेंसी यानी भाई प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, उसका रेजिग्नेशन रिजाइन हो जाए या उसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, इम्पीच कर दिया जाए, और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से एब्सेंट हो तो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट का काम करेगा या उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करेगा या उसके फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, इसका क्लोज वन देखते हैं क्या कहता है। इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज, the vice president shall act as president until the date on which a new president is elected in accordance with the provisions of this chapter to fill such vacancy enters upon his office। यानी वो प्रेसिडेंट के रूप में कब काम करेगा, एक्ट कब करेगा, ध्यान रखिएगा, एक्ट प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करना और प्रेसिडेंट की ड्यूटीज डिस्चार्ज करना, इन दोनों बातों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारा आर्टिकल 65 क्या कहता है कि जो या तो वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे या तो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे। एक्ट कब करेंगे, ये क्लोज वन कहता है कि अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी अकर हो जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में ड्यू टू उसकी डेथ, अगर प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दें या उनको हटा दिया जाए या किसी भी कारण से कोई वैकेंसी अगर अकर हो जाए, तो ऐसे केस में जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे वो प्रेसिडेंट का की तरह एक्ट करेंगे, यानी प्रेसिडेंट का कार्य करेंगे। जो काम प्रेसिडेंट का होगा, जो मतलब समझे भाई, प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेंगे। सीधी सी बात ये कह लीजिए कि प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेंगे, जो भी प्रेसिडेंट का काम होगा वो करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल 65 का क्लोज 2 भी देख लेते हैं क्या कहता है भाई। और वो कब तक करेंगे, जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के नहीं आ जाता। ठीक है, ये बात हमारा आर्टिकल 65 का क्लोज 1 कह रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज 2, व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, कि जब प्रेसिडेंट अपने कार्य करने में अनेबल है यानी असक्षम है, काम नहीं कर सकता, किस कारण से, ओइंग टू एब्सेंस, या तो वो अपने ऑफिस से एब्सेंट है, या इलनेस, या अगर वो बीमार है, और एनी अदर कोज, the vice president shall discharge his functions until the date on which the president resumes his duties। क्लोज 1 ने तो कहा था कि वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे, और क्लोज 2 क्या कहता है कि वो उसके फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे। अगर प्रेसिडेंट साहब अगर अपने ऑफिस से एब्सेंट हैं या बीमार हैं या किसी अन्य कारण से अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहे, अपने काम नहीं कर पा रहे, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब तब तक प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस करेंगे, उसके काम करेंगे,
उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट साहब दोबारा फिर से अपनी ड्यूटीज या अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करना शुरू नहीं कर देते, यानी उनको रिज्यूम नहीं कर देते। ठीक है, अब इसका क्लोज थर्ड देखते हैं। क्लोज थर्ड क्या कहता है? द वाइस प्रेसिडेंट शेल ड्यूरिंग एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड while he is so acting or discharging the functions of president have all the powers and immunities of the president and be entitled to such emoluments यानी सैलरी, भत्ते, allowances and privileges as may be determined by the parliament by law and until provision in that behalf is so made। अगर जब तक उसके बारे में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया जाता, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule। क्या कहता है कि जब भी वाइस, देखिए आर्टिकल 64 ने तो कह दिया, आर्टिकल 64 का प्रोविजन क्या कह रहा था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर रहे हैं या उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो चेयरमैन जो अपने काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन का सैलरी नहीं लेंगे, उसके अलाउंसेस नहीं लेंगे। अब आर्टिकल 65 का क्लोज थर्ड क्या कहता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर रहे हैं या उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंट को जो सैलरी या अलाउंसेस या इमोल्यूमेंट्स या प्रिविलेज का मतलब होता है अधिकार, विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स। ठीक है, अगर वो कुछ मिल रहे हैं प्रेसिडेंट साहब को, जिन जो वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके वो डिसाइड करती है। तो वही सेम ड्यूटी ना, वही सेम अपने प्रिविलेजेस, सैलरी, अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स वगैरह वो वाइस प्रेसिडेंट साहब को मिलेंगे। और अगर इस बारे में कोई प्रोविजन अब तक नहीं बनाया गया है तो जो भी सेकंड शेड्यूल के अंदर इमोल्यूमेंट्स या सैलरीज या अलाउंसेस मेंशन्ड हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या दे रखा है? सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं सबकी सैलरीज वगैरह के प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो जो सेकंड शेड्यूल में वो प्रोविजन दिया हुआ उसके हिसाब से उनको सैलरी, अलाउंसेस या इमोल्यूमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे। ये हमारा आर्टिकल 65 कहता है। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कब काम करेंगे और उनको क्या सैलरी वगैरह मिलेगी, क्या इमोल्यूमेंट्स वगैरह मिलेंगे, क्या उनकी ड्यूटीज होगी, क्या पावर्स होंगी, ये सारा आर्टिकल 65 कहता है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि आपको शायद इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अब इसको एक बार मैं हिंदी में और रीड कर देता हूँ। क्या कह रहा है देखिए, हिंदी भी वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था, कोई ज़्यादा खास इसके अंदर वो तो होता नहीं है, सिंपल ट्रांसलेशन ही है। आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति का मतलब कैजुअल वैकेंसी के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, यानी वो फंक्शंस डिस्चार्ज करना। तो क्या कहता है इसका क्लोज 1 कि राष्ट्रपति की मृत्यु डेथ, पदत्याग यानी रेजिग्नेशन या पद से हटाए जाने यानी रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति यानी वैकेंसी की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक यानी उस डेट तक जब तक उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। यानी जब तक नया राष्ट्रपति जो होगा वो इस चैप्टर के अंदर जो अपने प्रोसीजर दिया हुआ है, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके अनुसार जब तक वो अपना पोस्ट होल्ड नहीं कर लेता तब तक वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होंगे वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 65 का क्लोज 1 कहता है। उसके बाद क्लोज 2 क्या कहता है? जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति यानी एब्सेंस, बीमारी
इलनेस या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का यानी उसके फंक्शंस का डिस्चार्ज करेगा, निर्वहन करेगा, जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है, यानी दोबारा उसको रिज्यूम करता है। यानी अगर राष्ट्रपति साहब बीमार हैं या अपने ऑफिस से एब्सेंट है या किसी भी कारण से जो अपना काम नहीं कर पा रहे, अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहे, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब फिर जब तक वो राष्ट्रपति जी अपना दोबारा काम करना शुरू नहीं कर देते तब तक वाइस प्रेसिडेंट साहब जो होंगे उनके काम करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 65 का क्लोज 2 कहता है। और क्लोज 3 क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है ज़्यादा, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसको। बस ये क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान, जिस टाइम के लिए वो प्रेसिडेंट है और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी, यानी प्रिविलेजेस होंगी, उनकी पावर्स होंगी, तथा वह ऐसी उपलब्धि का मतलब इमोल्यूमेंट्स, भत्तों यानी अलाउंसेस और विशेषाधिकारों यानी प्रिविलेजेस का जो है का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जो यानी पार्लियामेंट लॉ बना करके प्रिस्क्राइब करेगी, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार कोई उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी जो सेकंड शेड्यूल में प्रोवाइड किए हुए हैं, उसका हकदार होगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 65 था, जो कि कह रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब कब किन सिचुएशंस के अंदर प्रेसिडेंट की ड्यूटीज करेंगे, उसकी तरह काम करेंगे, और उनको क्या सैलरी वगैरह मिलेगी, क्या उनको अलाउंसेस, क्या उनको राइट्स, लाइबिलिटीज जो भी उनकी होंगी, ये सारा हमारा आर्टिकल 65 उसके बारे में बात करता है। अब उसके बाद आर्टिकल 66 क्या कहता है आपका? भाई वाइस प्रेसिडेंट साहब के काम भी हो गए कि उनका क्या काम होगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट साहब आ गए, वाइस प्रेसिडेंट साहब के काम के बारे में बता दिया। अब उनका इलेक्शन भी तो करवाना है कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में भी तो हमने पढ़ा, तो अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा ये उसके बारे में भी तो बताना है। ये आगे अगले वाले जो प्रोविजंस होंगे ये उसके बारे में बताएंगे, जो कि हमारा आर्टिकल 66 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है ना? वाइस प्रेसिडेंट साहब भी तो कह रहे भाई मेरे को काम बता दिए, मेरा इलेक्शन भी तो बताओ, कैसे चुना जाऊंगा मैं। तो इसके बारे में हमारा आर्टिकल 66 देखिए क्या कह रहा है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है मतदाता सूची, या एक तरह से कहा जाए तो वोटर लिस्ट। ठीक है, एक तरह की मतलब एक ग्रुप बना होता है, या इलेक्टर्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर अपने कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो हाउस जो पार्लियामेंट है उसके जो दोनों हाउसेज हैं उनके मेंबर्स, यानी चुने हुए भी और जो अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी, तो दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उस इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर होंगे। in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। वही आ गई ना एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की द्वारा, एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। और इस तरह इसमें इलेक्शन में जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट वोटिंग होगी, यानी एक पर्सन किस व्यक्ति को वोट कर रहा है इसके बारे में दूसरे पर्सन को नहीं पता होगा। ठीक है ना? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, अनुपातिक मतदान प्रणाली होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, यानी जो सबसे कम वाले जो पर्सन है उसके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे जो हाईएस्ट ग्रोस स्कोरिंग के पास, और सीक्रेट बैलेट वोटिंग होगी। सीक्रेट बैलेट वोटिंग का मतलब एक बंद कमरे के अंदर वोटिंग होगी, यानी ओपन वोटिंग नहीं होगी। आर्टिकल 66 का क्लोज 1 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा, और इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होंगे?
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के मेंबर्स, इसके अंदर नॉमिनेटेड वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ तो बोथ आएगा, बोथ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड जो दोनों मेंबर्स होंगे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और वोटिंग कैसे होगी? वोटिंग होगी आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, आनुपातिक मतदान होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होगी, और ये जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा होगी, यानी दूसरे पर्सन को उसका नहीं पता होगा कि भाई किसने किसको वोट किया। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 66 का क्लोज 1 था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं आप सब लोगों को। आर्टिकल 58 जब हमने पढ़ा था, आर्टिकल 55 जब हमने पढ़ा था, आर्टिकल 55, तब मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग का मतलब क्या होता है, और अपना जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। इसका देखते हैं कि क्लोज 2 क्या कहता है। अब द वाइस प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, और ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ, से आप जो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का मेंबर नहीं होगा। यानी स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब दो हाउसेज होते हैं, एक अपना लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उसके बाद एंड इफ ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, अगर किसी पार्लियामेंट के किसी हाउस के या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस के मेंबर को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो उसको जो है मान लिया जाएगा कि उसने अपनी वो जो सीट है उस हाउस में वो छोड़ दी है, कब से? जब से उसने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में अब एंटर किया है, यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपना ऑफिस संभाला है, तो उसी दिन से मान लिया जाएगा कि उसने अपना जो उस हाउस के अंदर जिस हाउस का वो मेंबर था उसमें अपनी सीट उसने छोड़ दी है। आर्टिकल 66 का क्लोज 2 क्या कहता है कि जो हमारे, देखिए ये रहा, मैं आपको शायद दिखाना भूल गया, ये रहा, देखिए क्या कह रहे हैं, द वाइस प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। जो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का, राज्य विधानमंडल के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। एंड इफ ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, और अगर यदि पार्लियामेंट के किसी हाउस का या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस के मेंबर को अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है, तो ही शैल बी डीम्ड टू हैव vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president। तो वो इसी दिन से मान लिया जाएगा कि उसने अपनी वहां से सीट वैकेंट कर दी है, कब से? जब से उसने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपना ऑफिस संभाल लिया है, उसी डेट से उसकी सीट जो उस हाउस में वैकेंट मान ली जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 66 का क्लोज 2 कह रहा है। अब क्लोज 3 क्या कहता है? क्लोज 3 क्या कहता है? नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। क्लोज 3 जो है क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होगी। जो हमारा क्लोज 3 है वो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है कि नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, जब तक कि वो नंबर 1 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, और उसने 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली हो, और इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर नहीं हो,
काउंसिल ऑफ स्टेट्स का यानी राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 66 का क्लोज 2 कहता है। और क्लोज 3 क्या कर रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर का जो इलेक्शन है उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होती है कि उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो, यानी मिनिमम उसकी उम्र 30 ईयर्स हो। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन होती है। मतलब क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट की क्या दे दी, एक तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसकी 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका हो, और तीसरा वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर का इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो, उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये 3 ही क्वालिफिकेशन है। हमने आर्टिकल 58 में भी पढ़ा था क्वालिफिकेशंस किसकी, प्रेसिडेंट की, और सेम वही लगभग क्वालिफिकेशंस किसकी है, आपका वाइस प्रेसिडेंट की। बस प्रेसिडेंट में क्या था, प्रेसिडेंट में लिखा हुआ था कि भी वो हाउस ऑफ पीपल का मेंबर होने के लिए एलिजिबल हो, कि इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इसमें बस क्या लिख दिया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मेंबर के लिए के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसका फोर्थ क्लोज। फोर्थ क्लोज क्या कहता है, वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ए पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट, एक पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, नहीं होगा, इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, और एनी अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी या अन्य किसी अथॉरिटी के अंडर जो कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सेट गवर्नमेंट, या जो कि उस गवर्नमेंट के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में हो, उसमें वो किसी भी तरह का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता हो। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 66 का क्लोज 4 कहता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। क्या कहता है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस आर्टिकल ए पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक पर्सन को जो है किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ नहीं माना जाएगा, बाय रीजन ओनली दैट ही इज द प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ द यूनियन, और या फिर किसी स्टेट का गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर ऑफ एन स्टेट, और इज ए मिनिस्टर, या फिर वो जो है यूनियन का या स्टेट का कोई मिनिस्टर है, तो फिर अगर उस केस में है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा। सेम यही बात हमने आर्टिकल 58 के अंदर भी तो पढ़ी थी। 58 भी तो यही कह रहा था, वो बस वो प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा था, ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, केवल एक ही बात का डिफरेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट में जो है आपका इलेक्शन में कौन शामिल होगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के मेंबर्स, सारे मेंबर्स, ठीक है, शामिल होंगे। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन होगा, ये आपका आर्टिकल 54 में कहा गया था कि जो अपने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके इलेक्टेड मेंबर्स, वो उसके अंदर शामिल होंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ध्यान रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं है। ठीक है, बाकी सारी बातें लगभग सारी सेम है, आप आर्टिकल 58 और 66 को साथ में पढ़ सकते हैं, कोई इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आगे और देख लेते हैं, अगर आज हमारे पास समय है तो आर्टिकल 67 भी देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं, आर्टिकल 67 को हम कल ही समझेंगे। आर्टिकल 67 को हम कल ही समझेंगे, समझा सकता हूँ, पूरा बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा सा उसके अंदर 10 से 15 मिनट में कोशिश करूंगा कि लगाऊं मैं, जैसे मैंने प्रेसिडेंट के अंडर में लगाया था, प्रेसिडेंट के लिए लगाया था, इसी तरह से इसको भी आर्टिकल 67 को भी थोड़ा सा डीपली समझने की हम कोशिश करेंगे, जो कि हम कल ही कर पाएंगे। तो फिर कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइएगा। ये आपका अपना चैनल है। आपको अगर यदि आज का ये टॉपिक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है
तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा, कोई काम के टॉपिक है ये। इसके अंदर काफ़ी, मैं आज के अगर ये जो हमने 4-5 आर्टिकल किए हैं, तो अगर मैं इसमें से क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन मैं आराम से बना सकता हूँ। एक एक दो दो नंबर के, एक एक नंबर के जो हमारे प्री में जो क्वेश्चन आते हैं, वो 15 से 20 क्वेश्चन आज के टॉपिक्स में से मैं बना सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छा, एक बात तो मैं आपको कल भी शायद मैंने पहले आपको बताई ना हो, जो हमारे जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसका जो कंसेप्ट है ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है, जो अपना कंसेप्ट है वो लिया गया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों का और अपने सुरक्षा बलों का और सैनिकों का सम्मान कीजिए। और कोरोना के अपना टीकाकरण समय पर करवाइए, वैक्सीनेशन समय पर करवाइए, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि नया वेरिएंट भी आ चुका है इंडिया के अंदर। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपने घरों से ना निकलें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, समय पर अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाएं, ताकि प्रशासन और सरकार को जो कोरोना के विरुद्ध अभियान है उसके अंदर हम अपना कुछ योगदान दे सके। इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।